सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका। और मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट पक्की करना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। आज की इस वीडियो में आपको वैसे सवाल करवाए जाएंगे जो सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो और इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सरकारी नौकरी लेना चाहते हो इसमें, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, उससे पहले आपको बता दें, आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो आपका परीक्षा होगा वह ऑफलाइन होगा, ओमा सीट पर होगा, जिसमें से आपका हिंदी का 30 क्वेश्चन पूछेगा साथियों। ठीक है, उसके बाद जीके का 40 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ का 30 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछेगा। तो आज के इस वीडियो में पहले हम लोग हिंदी के प्रश्न को करेंगे, उसके बाद जीके के प्रश्न को करेंगे, उसके बाद मैथ के प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है, और इस बार संभावना है कि यह प्रश्न आपके पेपर में बनेगा, आप इसको अच्छे से कवर करोगे। इनमें कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं वाला सवाल बहुत ज्यादा बनता है आपके पेपर में, तो आप बिल्कुल सही करोगे। इनमें कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची कौन नहीं होगा आपके हिसाब से? कौन नहीं होगा, पहले आप लोग जवाब दीजिए, फिर हम बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। एक बच्चे का जलद आ रहा है, जलद होता है बादल का पर्यायवाची, तो ये नहीं होगा। नीरद नहीं होगा। आगे चलेंगे तो मेघ हम लोग बादल को ही बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। वारिद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वारिद। वारिद बादल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह समुद्र का पर्यायवाची। यह किसका पर्यायवाची है? यह समुद्र का पर्यायवाची है। आप याद रखना, आपके पेपर में यहां से सवाल बनते हैं। मैं आपको बता दूं पहले, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, संधि विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, यहां से आपके हिंदी में प्रश्न बनते हैं साथियों। तो आपको क्लियर हो गया बादल का कौन पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल सही करोगे, वारिद। वारिद किसका होता है? समुद्र का होता है। ठीक है, चलिए आपका 2 नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके पेपर में बनेगा, और ऐसा हर साल के पेपर में एक सवाल बनता है जो पहले कभी न हुआ हो। जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होगा? आपका जवाब आना चाहिए जो पहले कभी न हुआ हो उसको एक शब्द में क्या होगा। जैसे में आप कहते हैं कि जो कभी न मरे, तो उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं। जो कभी न मरे उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? अमर। उसी प्रकार से इसको भी बताना साथियों, जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अद्भुत कहेंगे? नहीं, होवे नहीं क्या, तो उसको अद्भुत कैसे कहेंगे? नहीं कहेंगे। अपूर्व। अपूर्व में तो पहले हो चुका है, तो ये भी नहीं होगा। जिसकी उपमा न हो उससे अनुपम कहते, तो ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन बचा अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहेंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सारे सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा कवर करेंगे अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, जो कि आपके पेपर में आने वाला सवाल है। आप यहां पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है संधि विच्छेद। देखिए, हम आपको ऊपर बताए थे कि संधि विच्छेद से आपके पेपर में सवाल बनेगा, तो यहां पर देख सकते हैं आपका सवाल आ चुका है कि संधि विच्छेद का सही चयन करें। मतलब इसमें से कौन सा सही है? और ये वाला मैं आपको कई बार प्रश्न बता चुका हूं, क्योंकि ये पेपर में आने वाला प्रश्न है साथियों। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपका जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? पहले आपका जवाब आएगा, उसके बाद हम देंगे। देखिए, एक टारगेट लेकर चले कि एक टेस्ट के रूप में क्लास आपका हो रहा है। ठीक है, पहले हम लोग जी पहले हिंदी के 20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जीके के 40 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ का करेंगे। ठीक है, तो टारगेट रहना चाहिए 20 में से 15 प्लस प्रश्न। अगर आप यहाँ सही करते हो तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो कमेंट में बताते जाइएगा आप कितना प्रश्न को सही कर रहे हो। तो पवन का सही संधि विच्छेद अगर हम करते हैं साथियों, तो प प्लस में वन नहीं होगा, तो क्या होगा सर? पो प्लस में अन हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। संधि विच्छेद कौन सा होगा पवन का? तो पो प्लस में अन होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो आपके पेपर में पूछा जा चुका है। एक बार बहुत सिंपल सवाल पूछा गया था, विद्यासागर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यासागर का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? विद्या प्लस में सागर होगा। और यह जो एग्जाम होने वाला है साथियों, यह जो 10th लेवल का फॉर्म भरे थे बच्चे, उनका ही एग्जाम, ये 2022 में एक बार एग्जाम नहीं हुआ था, तो वो वाला एग्जाम आपका पटना 26 मई में
होने वाला है। अगर इससे कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, हमारी टीम आपका एकदम सभी बच्चे का रिप्लाई अभी 1-2 दिन से मिल रहा है, ठीक है? तो कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, आपका सारा जानकारी मिल जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइएगा, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानिए कि आप टेस्ट दे रहे हैं तो बताइए कौन सा सही होगा? ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत कम मात्रा में वस्तु देना, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा साथियों। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु को देना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर में बनेगा, ठीक है? चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 5 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जो कि शुद्ध वर्तनी से आपके एग्जाम में कई बार सवाल बन चुका है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, इसमें कौन सा सही है लिखा हुआ, और यहां से सवाल आपके पेपर में हर साल एक प्रश्न देखने को मिलता है। आप कौन सा उज्जवल बिल्कुल सही करोगे? उज्जवल कौन सा सही करोगे बताइएगा? जिसमें दोनों ज क्या रहना चाहिए? आधा रहना चाहिए। जिसमें दोनों ज आधा होगा वही वाला बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, तो दोनों ज किसमें आधा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हाँ इसमें है। आपका सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो पेपर में आपके पूछे जाने वाले सवाल है साथियों। इनमें कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? बिल्कुल सही करोगे, उज्जवल। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर में इस सवाल पूछा जाएगा साथियों। आपका अगला नंबर सवाल है, देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, अंधे की लकड़ी लकड़ी 6 नंबर सवाल है साथियों, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप बिल्कुल क्या सही करोगे? अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप इसका जवाब दे देंगे तो मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल लेवल का है। अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे साथियों, तो आप खुद अपने से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी नहीं हुई है, ठीक है? अगर आप इसका जवाब दे देते हैं तो हो सकता है आपने तैयारी थोड़ी बेहतर किया होगा, ठीक है? तो अंधे की लकड़ी लाठी का सहारा होगा? नहीं होगा। अंधे का रास्ता दिखाना, ये भी नहीं होगा। बिल्कुल असमर्थ होना, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा सर? अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर में ये सवाल देखने को मिलेगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, अस्थावर शब्द, ये वाला जो सवाल है मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, तो आप इसको अच्छे से कवर करोगे। अस्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट आपका जवाब आना चाहिए। आपको कई बार बता चुके हैं, अस्थावर मतलब होता है चलते हुए, और जंगम मतलब क्या होता है? होता है रुका हुआ। तो अस्थावर और जंगम ये जो है हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप इसको अच्छे से कवर करोगे। अस्थावर का उल्टा क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। मंद का उल्टा क्या होता है? चंचल होता है। मंद का उल्टा क्या होता है साथियों? विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? चंचल होता है। जड़ का क्या होता है? चेतन होता है। जड़ का क्या होता है? चेतन होता है। और यहाँ पर सच्चल तो पता नहीं, ठीक है? सच्चल हो सकता है किसी का, ठीक है? जो 3 आपको बताएं वो आप याद रखना, आपके एग्जाम में बनेगा। सबसे पहले स्थावर, जंगम, मंद के चंचल, जड़ का चेतन। आपका अगला नंबर सवाल को देखते हैं, कौन सा सवाल है जो आपके पेपर में बन सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको कई बार ऐसा सवाल बताया भी जा चुका है साथियों। तो इसका जवाब पहले आपका आना चाहिए, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है साथियों? आप क्या सही करोगे? आपके पेपर में आने वाला सवाल है। जब भी भगवान का नाम लिया जाए साथियों, जैसे लंबोदर, नीलकंठ, चक्रपाणि, दशानन, ये सब आपका बहुब्रीहि समास होता है। अभी से आप सही कर लो, अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो आप बिल्कुल सही करोगे, बहुब्रीहि समास सही करोगे। यहाँ पर 2-3 सवाल बता देते हैं जो आपके एग्जाम में काम देगा साथियों, और आपके हर एक एग्जाम में यहाँ वाला काम देगा। मैं आपको 2-3 सवाल यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आपको दिग्गज समास पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे साथियों? तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप समझिएगा। जिसमें संख्या आ जाए, आप कहिएगा ये क्या बता रहे सर? जिसमें संख्या आ जाए, समझिएगा, जिसमें संख्या आ जाए, कहने का मतलब है 4 पाई। आपके एग्जाम में पूछ दे 4 पाई कौन सा समास है, तो इसमें देखिएगा 4 4 मतलब संख्या आ गया, तो ये कौन सा समास होगा? दिग्गज समास होगा। जिसमें संख्या आ जाए वो दिग्गज समास। अगर इसी प्रकार से कहिएगा कि सर और बताइए, जैसे में चतुर्भुज, चतुर्भुज, तो इसमें नहीं आपको पता चला है कि इसमें संख्या है, चतुर्भुज यानी चतुर मतलब 4, यहां से पता चला है, तो दिग्गज समास। और भी ऐसा है बहुत सारा, पंचवटी,
जैसे मैं आपके एग्जाम में पूछेगा पंचवटी, तो पंच इसमें संख्या आ रहा है तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको पकड़ सकते हैं। ये आपका द्विगु समास हो गया। द्वंद्व समास की बात करें साथियों, तो बीच में आपका हिलंत लगा रहना चाहिए। कहने का मतलब बीच में योजक चिन्ह। जैसे में आप लिखेंगे सर माता और पिता, तो माता एंड पिता, तो बीच में देखिए कौन सा रेफ लगा हुआ, ये वाला जिसमें लगा रहेगा शुभ लाभ, राम लक्ष्मण, और भी बहुत सारे होंगे जिसमें द्वंद्व समास होते हैं, बीच में हेलंत लगा रहता है। अगर ऐसा सवाल आए तो आप उसको द्वंद्व समास सही करोगे। और बहुब्रीहि तो आपको बता दिए, जो भी भगवान के नाम टाइप का आपको दिखे वो बहुब्रीहि समास। जैसे में लंबोदर, चक्रपाणि, नीलकंठ, ये सब आपका बहुब्रीहि समास होता है। अगर तत्पुरुष की बात करें साथियों, तो तत्पुरुष में बिल्कुल सिंपल है। जिस मतलब कोई शब्द आपको दिया जाए, जैसे में विद्यालय, जिसमें कोई शब्द क्या दिया जाए, विद्यालय, और पूछेगा कि ये कौन सा समास है, तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा तत्पुरुष अगर आपको पहचाना है तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस में आलय, तो जिसमें दोनों का अर्थ होना चाहिए। जैसे में विद्या प्लस में आलय आप किए ना, तो विद्या का भी अर्थ होना चाहिए और साथ में आलय का भी अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो विद्या मतलब आपका तो हो गया विद्या, और आलय मतलब घर मंदिर, तो दोनों का अर्थ होगा तो वो आपका तत्पुरुष ऐसे करके पहचान सकते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर ये बात हुआ। और भी बहुत सारा है जिससे, जैसे में हिमालय, हिमालय का भी कीजिएगा तो हिम प्लस में आलय, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसा हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के नाम पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा, डेली इस चैनल पर आपको 7-8 बजे शाम में क्लास मिलता है। ठीक है, डेली आपका 7-8 बजे क्लास होता है शाम में, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो ऑल नोटिफिकेशन है, ऑल बेल आइकन दबाने वाला जो होता है, वहां पर कर लीजिएगा, तो सबसे पहले जो क्लास डलाएगा आपके पास तुरंत 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन पर दबाए हुए रहेंगे तो। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके पेपर में बनेगा, दांतों तले अंगुली दबाना। दांतों तले अंगुली दबाने का क्या अर्थ होता है साथियों, बताइएगा। दांतों तले अंगुली दबाने का अर्थ क्या होता है, आपका जवाब आना चाहिए। दांतों तले अंगुली दबाना, जैसे मैं दांत तले अंगुली दबा रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, नहीं। भूख लग रहा है, नहीं। गुस्सा आ रहा है, नहीं। बहुत हैरान हो रहा है, जैसे मैं कुछ उसको अचानक कोई बात कह दीजिएगा, मान लीजिए कि हम ही आपको कहे होंगे कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, तो आप हैरान हो गए होंगे, दांतों तले अंगुली दबा लिए, ये अर्थ हुआ। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में आने वाला सवाल है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे का देख रहे हैं, कमेंट बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप लोग ऐसे ही जवाब देते चलिए, ठीक है ना, तभी आपका ज्यादा से ज्यादा स्कोर होगा। साथियों मान लीजिए यहाँ पर आप टेस्ट दे रहे हैं, वो भी मॉक टेस्ट, हम आपसे सवाल करेंगे, आप जवाब देंगे, ठीक है ना, तो ऐसे ज्यादा स्कोर बढ़ने का संभावना रहता है और आपको याद होने का। ठीक है ना, चलिए ये सब देखिए, ये सब सरकारी नौकरी लेने का एक तरीका होता है। देखिए मेहनत तो सभी कोई करता है, लेकिन सरकारी नौकरी उसी का लगता है जो एक सिस्टम ढंग से पढ़ाई करता है। जैसे में यहाँ पर मॉक टेस्ट दीजिए, जो हम आपको बता रहे हैं उसका जवाब आप अपने मन में बोलिए तो ज्यादा याद होता है। ठीक है ना, चलिए लास्ट टाइम में तो प्रैक्टिस सेट आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है। आपका अगला नंबर सवाल है, अल्पायु का सही विलोम शब्द क्या होगा। अल्पायु का सही विलोम शब्द क्या होगा साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। अल्पायु का सही विलोम शब्द आपका क्या होगा, अल्पायु मतलब कम उम्र वाला, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, दीर्घायु। क्या हो जाएगा, दीर्घायु। कम आयु वाला तो अल्पायु का मतलब ही होगा, लेकिन इसका उल्टा पूछ रहा है तो दीर्घायु। जैसे मैं अल्पायु नहीं कहता, अल्पायु दीर्घायु, इसका उल्टा हो गया। बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा साथियों। और आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है एक बार जरूर बताइएगा कमेंट में। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं साथियों, तो वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको वहां पर भी पता चलेगा। ठीक है, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसा नहीं पता चलेगा तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास होता है तो सबसे पहले ग्रुप में डाला जाता है, एवं जो भी नई नई वैकेंसियां आती है साथियों, जो भी सरकारी नौकरियां नई नई आती है, सबसे पहले आपको ग्रुप में बताया जाता है। एवं जो क्लास का पीडीएफ एवं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो आपको ग्रुप में पहले डाला जाता है। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको यह व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको BSC लिखकर मैसेज करना पड़ेगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, BSC लिखकर मैसेज करना पड़ेगा। फिर मेरे तरफ से आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है। जवाब दीजिएगा, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है। आंख का तारा
मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके पेपर में देखने को मिलेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। पृथ्वी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा, साथियों आप बिल्कुल सही करोगे, रत्न गर्भा है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। पृथ्वी का पर्यायवाची, पृथ्वी को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्वर्णमय नहीं बोलेंगे, बसुमती नहीं बोलेंगे, हिरण गर्भा नहीं बोलेंगे। पृथ्वी को हम लोग और क्या बोलते हैं, भूमाता भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में तो है नहीं, रत्ना गर्भा है, तो रत्ना गर्भा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, हिमालय शब्द में कौन सा संज्ञा है। ऐसा भी सवाल आपके पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको बिल्कुल सही करोगे। हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है, हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। तो हिमालय एक ही है, तो जो एक रहता है उसको व्यक्तिवाचक कहता है। जो दुनिया में आपको मतलब हम समझाना चाहते हैं कि जो केवल एक का बोध करे, दुनिया में एक ही रहेगा, उसको व्यक्तिवाचक। जैसे में हिमालय, दुनिया में एक ही को हिमालय तो व्यक्तिवाचक, भारत एक ही को भारत है तो व्यक्तिवाचक, पटना तो एक ही है तो व्यक्तिवाचक, बिहार तो एक ही है तो पटना व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं साथियों, ये आपका क्लियर हो गया। जरा सा बताइएगा, ताजमहल, ताजमहल कौन सा संज्ञा होगा। हम भी देखते हैं आप लोग सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। और जातिवाचक, जो कि पूरे जाति का बोध कर दे, जैसे में हम लड़का कहेंगे तो पूरा लड़का का बोध करा। अब लड़का गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पढ़ने में तेज हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो पूरा लड़का का बोध कर दिया, तो जो पूरा जाति का बोध करेगा जातिवाचक हो जाएगा। जैसे में कुत्ता, लड़का, बिल्ली, ये सब पूरी जाति का बोध करा है तो जातिवाचक हो जाएगा। अगर हम भाववाचक की बात करेंगे साथियों, तो भाववाचक को सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे में दुखी, दुखी को तो हम लोग देखेंगे नहीं, उसको सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। प्यार, बचपन, ये सब को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, समूहवाचक की बात करेंगे तो सभी बच्चे को पता है कि समूह सीधा है कि समूह में रहना चाहिए, एक ग्रुप में रहना चाहिए। जैसे में आर्मी, आर्मी जब भी चलेगा साथियों अकेले नहीं चलेगा, उसके पीछे 4-5 झुंड रहेगा, मतलब एक समूह रहेगा। या अंगूर का गुच्छा, अंगूर जब भी देखिएगा तो गुच्छा में रहेगा, या चाबी, क्लास का चाबी, तो वहां पर भी देखिएगा तो समूह में रहता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सारा आपका क्लियर होना चाहिए, सारे आपके पेपर में आ सकता है। अगला नंबर सवाल है कि गजानन शब्द में प्रयुक्त समास बताइए। अगर जो बच्चा मेरे बात को ऊपर समझा होगा तो इसका जवाब देगा। गजानन कौन सा समास है, हमने क्या बताया था कि जब भी भगवान का नाम आ जाए कौन सा समास होगा। देखते हैं कितने बच्चे 14 का राइट आंसर दे पाते हैं। हम 14 का आप सभी का कमेंट चेक करेंगे कि कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। जो इसका राइट आंसर देंगे मैं उनको कमेंट करूंगा कि बिल्कुल सही है, अगर सही बताएंगे तो सही कमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका जवाब हम छोड़ देना, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है और आपको ऊपर बताए भी हैं। ठीक है, तो चलिए, अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, उपकार शब्द का विलोम क्या है। उपकार शब्द का विलोम क्या है साथियों, बताइएगा। उपकार का उल्टा क्या होगा आपके हिसाब से, परोपकार होगा क्या, नहीं। प्रतिकार होगा, नहीं। सत्कार होगा, नहीं। तो क्या होगा सर, अपकार होगा। उपकार शब्द का विलोम क्या होगा, अपकार होगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, चलिए बताइएगा, नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? खुजली होगा तब नाक रगड़ेगा, नहीं। नाक में चोट लगेगा तब, अपमानित होगा तब, नहीं। जैसे में इज्जत जाना रहता तो भले यहाँ पर अपमानित होना एक तरफ से हो जाता, लेकिन यहाँ पर नाक रगड़ने की बात करा है तो आप याद रखोगे, नाक रगड़ना मतलब आप किसी से प्रार्थना करें कि मतलब हमारा ये काम कर दो, हमारा ये काम कर दो, तो यहाँ पर प्रार्थना करना। ठीक है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए, अगला नंबर सवाल है, पंचवटी कौन सा समास है। अगर ये भी सवाल देखिए, इसका भी हम ऊपर एग्जाम्पल समझाए थे, तो इसका भी जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। पंचवटी में कौन सा समास है, जवाब दीजिए तो फटाफट। 17 नंबर का देखते हैं आपका माइंड कितना फास्ट है। 17 नंबर का जवाब, पंचवटी में कौन सा समास है साथियों, पंचवटी में कौन सा समास है, जल्दी जल्दी जवाब आना चाहिए। पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में आपका कौन सा समास है। एक बच्चे का द्वंद्व समास कहा है बाबू, द्वंद्व समास कैसे होगा बताइए। तो द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह रहना चाहिए, ये वाला चिन्ह रहेगा बीच में, तब उसको द्वंद्व समास। बताइए आप लोग फटाफट बताइएगा। चलिए, तो इसका भी जवाब बहुत सारे बच्चे का सही आ रहा है, तो देखिए,
मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, जिसमें संख्या आ जाए, जैसे पंच, पांच संख्या आ रहा है तो ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर आ रहा है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों, जरा सा जवाब दीजिएगा। पावक होगा, आकाश का पावक होगा, देखिए तो पावक, आकाश का पावक होगा कि नहीं होगा, बताइए। आकाश का पर्यायवाची शब्द है तो देखिए, अनल हम लोग आग को बोलते हैं, पावक भी एक तरफ से आग को बोलते हैं, धरा तो पृथ्वी को बोलते हैं, और आकाश का हो जाएगा व्योम। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, व्योम हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, व्योम हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं साथियों, आपका जवाब आना चाहिए। सर उसे अकिंचन कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अकिंचन कहेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 20 नंबर सवाल है, ठीक है। चलिए 20 नंबर सवाल है, कनक कनक ते सौ गुनी। कनक कनक ते सौ गुनी में कौन सा अलंकार है साथियों, आपका बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, यमक अलंकार। कनक कनक ते सौ गुनी, ये काफी बार पेपर में बना है, इसलिए मैं ये सवाल आपको करवा दिया, ठीक है, यमक अलंकार है। अब आपका यहाँ पर स्कोर थोड़ा सा बताइएगा कि 20 में से कितना स्कोर हिंदी में आपका सही हुआ, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग जीके के प्रश्नों को करेंगे साथियों। तो चलिए इसका जवाब फटाफट आना चाहिए, कनक कनक ते सौ गुने में कौन सा अलंकार है, बिल्कुल आपका यमक अलंकार। यहाँ पर आपका स्कोर आना चाहिए, कितना आपने स्कोर किया। तो चलते हैं नेक्स्ट, जीके की तरफ चलते हैं, यहाँ से समान ज्ञान बताइएगा। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, बताइएगा। बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। बताइएगा कि बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। साथियों आप क्या सही करोगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपका पूर्वी चंपारण में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार के किस जिला में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, तो पूर्वी चंपारण में। और पूर्वी चंपारण से आपके एक दो क्लास पीछे में काफी प्रश्न बना है, ठीक है ना। पश्चिमी चंपारण से, सॉरी, पश्चिमी चंपारण से आपका काफी सवाल बना है, ठीक है। तो चलिए सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ में बन रहा है, पूर्वी चंपारण में बन रहा है, ठीक है ना। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जीके में भी 40 में से कम 30 प्लस प्रश्न सही करने का कोशिश कीजिएगा। अगला नंबर सवाल है, जीके का सवाल है, हाल ही में किसे बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में बिहार का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो अमृतलाल मीणा को। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट हम लोग करेंगे, क्योंकि टाइम का भी बचत हम लोग को करना है, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में, ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 3 नंबर सवाल देखिएगा। बिहार का पहला रबर डैम किस नदी पर बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी को पता होगा, और काफी सारे बच्चे रबर डैम पर गए भी होंगे। तो इसका जवाब क्या आएगा, फल्गु नदी पर। रबर डैम किस नदी पर है, फल्गु नदी पर है। किस राज्य में, सॉरी, किस जिला में है, आपका जवाब आएगा सर यह गया जिला में। यह किस जिला में है बाबू, यह आपका गया जिला में है, आप याद रखना। ये कहाँ में है, गया जी, इसका नाम चेंज हो गया गया जी, ठीक है ना। रबर डैम किस नदी पर बनाया गया, फल्गु नदी पर, गया जी में। आप याद रखना, कौन कौन बच्चे गया से मेरा वीडियो देख रहे हैं, या अन्य जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चलना चाहिए मेरा वीडियो कहां कहां कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रहा है, ठीक है। चलिए, और देखिए आप लोग, अभी मेरा चैनल थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो आप लोग चैनल को फास्ट लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके एक प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट हो सके, ठीक है ना, क्योंकि इतना मेहनत आप लोगों के लिए। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा। स्वराज दल की बिहार शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एकदम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप बताइएगा, नारायण प्रसाद। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वराज दल की बिहार शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नारायण प्रसाद। आपका भी जवाब आना चाहिए कमेंट में, क्योंकि ये सब इजी लेवल का सवाल है साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल है कि बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बायो डीजल प्लांट लगाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका जवाब आना चाहिए पटना में।
ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर उत्तर भारत का पहला बायोडीजल प्लांट लगाया गया है, पटना में। आपका अगला नंबर सवाल को देखते हैं साथियों, जो कि आपके पेपर में बनेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्व से संबंधित है? आपका जवाब क्या आएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्वों से संबंधित है? क्या राइट आंसर इसका होगा? आपका जवाब आना चाहिए अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो यह अनुच्छेद के पंचायतों और शक्तियों से संबंधित है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के गठन में कौन शामिल नहीं थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के गठन में कौन शामिल नहीं थे साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन इसमें राजेंद्र प्रसाद है। जैसे मैं आपके एग्जाम में पूछेगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 में। इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? तो जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी। लेकिन इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। आप याद रखिएगा, ये आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है कि एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिला में शुरू किया गया है? एक काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। आप क्या सही करोगे? भोजपुर। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल। एथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिला में शुरू हुआ है? तो भोजपुर जिला में। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश के किस शासक ने किया था? ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? तो धर्मपाल ने। और यहाँ पर एक सवाल और भी पूछा जाता है, पाल वंश के संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक कौन है? आप बिल्कुल सही करोगे, गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। ठीक है, चलिए। 10 नंबर आपका सवाल है साथियों, बिहार में तिनकठिया पद्धति का संबंध किस फसल की खेती से था? ठीक है, बिहार में तिनकठिया पद्धति का संबंध किस फसल से था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, नील। क्या सही करोगे? नील। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो आपके पेपर में ये सवाल बनेगा साथियों। ठीक है, चलिए। अगला नंबर सवाल है कि वर्ष 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? बिल्कुल आप लोग सही करोगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर को। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। वर्ष 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार की कौन सी नदी तिब्बत की गुसाई थान चोटी से निकलता है? आपका जवाब आना चाहिए कि बिहार का ऐसा कौन सा नदी है जो नेपाल के गुसाई थान से निकलता है? ऐसे नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से निकलता है। ठीक है, तो कौन सा नदी हो जाएगा? कोसी नदी हो जाएगा, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब आपके एग्जाम में पूछेगा सोन नदी कहाँ से निकलता है? तो यह आपका अमरकंटक पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलता है। ठीक है, चलिए। आपका 13 नंबर सवाल है साथियों, बिहार विधानसभा में कुल कितने अनुसूचित जाति यानी एससी एसटी के लिए आरक्षित सीट है? आप क्या सही करोगे? टोटल आपका 38 सीट है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें आरक्षित है? तो 38 सीटें आरक्षित हैं, जो कि आपके पेपर में बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार केसरी के नाम से किन्हीं जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से सभी कोई बच्चे को पता है। इसका जवाब आप सभी का कमेंट में आना चाहिए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड का उपाधि त्याग दिया था? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो किसने नाइटहुड का उपाधि त्याग दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, आप याद रखेंगे। और किसने लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। बी ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। और जो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा साथियों? किशनगंज हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? किशनगंज। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर पेपर है, देख लीजिएगा। भारत के किस राज्य ने
सबसे पहले जाति आधारित जनगणना शुरू और रिपोर्ट जारी किया था। आपका जवाब आएगा कि भारत के किस राज्य ने सबसे पहले जाति आधारित गणना शुरू किया था और रिपोर्ट जारी किया था। आप बिल्कुल सही करोगे, जाति के आधार पर किसने गणना किया था, कौन सा राज्य सबसे पहले किया था। आप बिल्कुल सही करोगे, ये बिहार ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आपका अगला नंबर सवाल है कि बिहार का द्वितीय त्योहार कौन सा है साथियों। आप क्या सही करोगे, छठ पूजा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल को चलते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार में स्वराज सभा का गठन कहाँ हुआ था। बिहार में स्वराज सभा का गठन कहाँ हुआ था साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, गया में। स्वराज सभा का गठन गया में हुआ था। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि समय हम लोगों के पास बहुत कम है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होने वाला है। ठीक है, चलिए। जगतपुर झील जिसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है वह कहाँ स्थित है। जगतपुर झील जिसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है वह कहाँ स्थित है। आप बिल्कुल सही करोगे, वो भागलपुर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारे आने वाले सवाल है साथियों जो कि आपके पेपर में कभी ना कभी पूछे गए सवाल हैं। चलिए 20 सवाल और भी फटाफट कर लेते हैं, 20 हो चुका है। बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में मनाया जाता है। मतलब गुजरात का जो गरबा नृत्य है सेम बिहार में वैसा कौन सा नृत्य मनाते हैं साथियों। आपका जवाब आना चाहिए, झुमड़ी नृत्य मनाते हैं। कौन सा नृत्य मनाते हैं, झुमड़ी। और आपके पेपर में कभी कभी बन चुका है कि जाट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है। जाट जाटिन कहाँ का है, तो ये हमारे बिहार का ही लोक नृत्य है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, आप लोग बिल्कुल सही करोगे। ए ऑप्शन जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, जयराम दास दौलत राम। आपका भी जवाब आना चाहिए साथियों। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बिहार का राजकीय मछली किससे घोषित किया गया है, आपका जवाब आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ठीक है, 23 नंबर का आपका जवाब आना चाहिए। चलिए अगला नंबर सवाल है 24 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। आप सभी का राइट आंसर आ रहा है सर, बारहवां स्थान है। कौन सा स्थान है साथियों, बारहवां स्थान है, बिल्कुल राइट आंसर है। आपका 25 नंबर सवाल है, देखिएगा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। आप क्या सही करोगे, बाबू कुंवर सिंह ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं, यहाँ पर देखिएगा। अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, मैथिली कोकिला किसे कहा जाता है। मैथिली कोकिला किन्हें कहा जाता है। आपका बिल्कुल जवाब आएगा, मैथिला कोकिला के नाम से हम लोग किनको जानते हैं, तो विद्यापति को जानते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। आपका अगला नंबर सवाल है जो आपको कई बार बता चुके हैं, का कोलर जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। आपका जवाब कमेंट में। चलते हैं अगला नंबर, एक काफी सिंपल है, आप लोग उसका जवाब दे पाएंगे। आपका अगला नंबर सवाल है कि भारत वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। बिल्कुल आपका सही करोगे, राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। चलिए अगला नंबर सवाल को देखते हैं। अगला नंबर सवाल है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, बरौनी में। कहाँ में, बरौनी में। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, बरौनी में। चलिएगा अगला नंबर सवाल है, देखिएगा। अगला नंबर सवाल है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है, बताइएगा कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है। मतलब जो बिहार का सीमा है वह कितने राज्यों से लगता है, तो 3 राज्यों से लगता है। अब 3 राज्य कौन कौन है, आप याद रखोगे। पहला यूपी, पहला क्या हो जाएगा, यूपी। दूसरा की बात करेंगे तो झारखंड हो जाएगा, याद रखिएगा झारखंड। और तीसरा पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ये 3 ऐसे राज्य हैं जिससे बिहार की सीमा लगती है। आपका अगला नंबर सवाल है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिला में स्थित है। ये भी सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, तो आपका जवाब आएगा पश्चिमी चंपारण। बिल्कुल आप लोग का सभी का जवाब आ रहा है पश्चिमी चंपारण। चलिए 33 नंबर आपका सवाल है साथियों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। आप क्या सही करोगे, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपका अगला नंबर सवाल है, विश्व का सबसे
विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा था? विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन था? लिच्छवी था, वैशाली। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। कौन सा हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 36 नंबर आपका सवाल है कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। बी ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 37 नंबर आपका सवाल देख लेते हैं। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो नंदा यह उत्तराखंड में हो जाता है। ये कहाँ में हो जाता है? उत्तराखंड में हो जाता है। याद रखिएगा, आपके पेपर में बनने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है कि बिहार में लोकसभा की कितने सीटें हैं साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, 40 सीटें हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, 39 नंबर आपका सवाल है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। 39 नंबर आप लोग का जवाब कमेंट में, क्योंकि बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है। 40 नंबर भी बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है। देखिएगा, बिहार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है। आप बिल्कुल सही करोगे, 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एक अलग राज्य बना था, इसलिए हर साल 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। तो आप लोग अब जीके में कितना स्कोर किए, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, ठीक है ना? बताइए फटाफट, कितना स्कोर आपका जीके में हुआ? ठीक है, 30 सही हुआ, 15 सही हुआ, 20 सही हुआ, 35 प्लस प्रश्न सही हुआ, जितना हुआ कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। और इसका पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला सवाल था, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।